सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा पे आज जरा बात करते हैं जो 2 दिन पहले घटनाक्रम घटित हुआ पर उसकी गूंज अभी तक है, उससे जुड़े घटनाक्रम अभी भी जारी है। 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए। 37 सीटों के संदर्भ में राज्यसभा चुनाव थे। राज्यसभा चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, मतलब जनता सीधे नहीं चुनती है। जनता ने विधायकों को चुना और विधायक संसद के उच्च सदन के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को अपने मत के माध्यम से चुनते हैं। अमूमन माना जाता है कि जिस सदन में, विधानसभा में जिस दल की जितनी सीटें उसके हिसाब से ही समीकरण बैठता है, उस अनुसार ही जाते हैं। पर पिछले कुछ समय से कागजों पर राजनीतिक दलों की संख्या जो भी दिखाई दे, राज्यसभा पहुंचने वालों की संख्या उसके अनुरूप दिखाई नहीं देती है। खास तौर पर जो राजनीतिक दल विपक्ष में है उनकी स्थिति तो खराब नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा खराब है और सबसे ज्यादा खराब कांग्रेस की है। इस बार भी कांग्रेस को ठीक से चोट पहुंची। कांग्रेस को सीट की दृष्टि से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बड़ा नुकसान उसे साख की दृष्टि से हुआ। अमूमन तमाम राज्यों के संदर्भ में तो राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विरोध रूप से हो गई। जैसे छत्तीसगढ़ ही था तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटों के संदर्भ में था, 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे, एक कांग्रेस का एक भाजपा का। विधानसभा के अंतर्गत विधायकों को अपने मताधिकार के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आई। 2 सीट, 2 उम्मीदवार, तय हो गया, निर्वाचन हो गया। पर हरियाणा, बिहार और उड़ीसा अपवाद रहे। यहां पर जितनी सीटें थी उससे ज्यादा उम्मीदवार थे और तय बात है ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारे हुए थे। तो कहानी ये बनी कि हरियाणा, जहां पर इस प्रकार के घटनाक्रम लगातार देखते आ रहे थे, वहां पर इतिहास से उलट इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीत पाने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके जीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस की जो फजीयत हुई और अभी तक हो रही है वो हैरत में डाल देती है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल दिल्ली की सीमा से सटे हुए राज्य में इस कदर बेहाल रहता है कि उस पर बात करने की जरूरत है। और कांग्रेस ने यहीं पर नुकसान नहीं कराया अपना, कांग्रेस ने अन्य 2 राज्यों में भी तसल्ली से नुकसान कराया। वो तेजस्वी यादव बिहार में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए असुद्दीन ओवैसी की मनुहार करके उन्हें भी साथ ले लिए और बहन मायावती का समर्थन भी हासिल कर लिए। पर इसके बावजूद भी कांग्रेस, जो उनका परंपरागत रूप से सहयोगी दल के रूप में बिहार की राजनीति में सक्रिय है, एन मौके पर अंगूठा दिखा गया। कांग्रेस के 3 विधायकों की गैर हाजिरी ने तेजस्वी यादव की कमोबेश वही स्थिति उड़ीसा के संदर्भ में हुई। नवीन बाबू ना तो अपने विधायक संभाल पाए और ना ही नवीन बाबू का समर्थन कर रही कांग्रेस भी अपने विधायकों को संभाल पाई। दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई और नतीजा यह हुआ कि 14 साल बाद लंबे समय से सदन में पहुंचने की बाढ़ जो है, दिलीप रे एक बार फिर संसद में पहुंच गए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव, अपनों से ठेस क्या करे कांग्रेस। कांग्रेस पर बात इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि इस पराजय के बाद हरियाणा में जो कुछ चल रहा है ना, वो तो हैरत में डाल देता है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी इज्जत को बचाने के संदर्भ में इस्तीफा दे दिए क्योंकि उनकी पत्नी का नाम संदेह के दायरे में था। पर कांग्रेस के प्रभारी महासचिव वी के हरिप्रसाद ने कहते संदेह वंदे नहीं है, इनकी पत्नी ने वाकई वोट सामने वाले दल को दे दिया। अन्य के संदर्भ में भी यही कहानी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, वो हमारे साथ हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनुज कुमार तरुण हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। तेजस्वी यादव को तेजहीन कर दिया कांग्रेस ने, समझेंगे उनसे क्या सोचते हैं वो। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष हमलावर है कि इन्होंने नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया है और खरीद फरोख्त की राजनीति को इन्होंने बढ़ावा दिया है, समझेंगे उनसे वो क्या बोलते हैं। और इन सबके बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। खरे तौर पर अपनी बात कहते हैं, वर्तमान तौर तरीकों से नाराज रहते हैं और उनका मानना है कि जो कुछ भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। इस विषय पर वो किसको ठीक और किसको गलत मानते हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है। पर चर्चा की शुरुआत गोगी जी से करेंगे और गोगी जी से बात करने से पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे।
कि तो देखो जहां भी हुआ भाजपा ने हर तरफ कोशिश की, क्योंकि अलोकतांत्रिक हथकंडे भाजपा अपनाती है। तो ये इस चीज से चौकन्ना रहना भी पड़ता है, रहना चाहिए भी, और इसको सख्ती से लेना भी चाहिए। मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जकड़ करके रखा है। दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात की, बोले आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग का जो निर्णय लेना है आप लोग ले। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। तो कांग्रेस के विधायक है बिहार के, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को सम्मान नहीं दिया गया और हमें प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हमने वोट नहीं दिया। पर गोगी जी हमारे साथ में है और गोगी जी आपसे समझना चाहते हैं, घर को बाहर से आग लगे समझ में आता है, पर घर के चिरागों से आग लगे ये बात समझ से परे रहती है। कितने शर्मिंदा हैं आप इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद भी, कुछ बताइए। आशु जी जी, मैं इस बात शर्मिंदा नहीं हूं, मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि देश के अंदर अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को देश भगत, भारत माता के भगत, गौ माता के भगत, वो कुछ जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं जी, वो देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा मेरे को इसकी चिंता। एमपी और भी बनते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आज से 12 साल पहले कभी आपने इस तरह की दुकान देखी जो रेगुलर चलती है जी। मतलब 37 एमएलए होने के बाद इन्होंने ऐसी मंडी में जाके मतलब आग लगाई, एक अपने ही वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट, कह दिया इंडिपेंडेंट है ये जी। अरे भाई तुम उसको बीजेपी के उस पर ही खड़ा कर लो क्योंकि वो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट है। देश को गुमराह कर रहे हैं। परमात्मा ने इनको थप्पड़ है कि अरे हाँ में ये इनका आदमी हार गया। दूसरी तरफ जो लोगों ने गद्दारी की है, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिन 37 में से 28 वोट आए जी, तो 9 लोगों ने तो गड़बड़ की है जी। और उसके पीछे कारण क्या है? धन बल, सत्ता का दबाव, यही तो है ना। तो जब आप खुले में भ्रष्टाचार, ये तो कहते हैं हम तो जीरो टॉलरेंस है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो लोटस ऑपरेशन ही है जी। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते फिरोगे। ऐसे भी और लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑफर आई है जी, आपके सामने बोल रहे हैं जी। तो ऐसे जब लोग देश के अंदर सत्ता पे हो जाएंगे तो यहाँ देश को ही खतरा है। अच्छा, देश को खतरा है। गोगी साहब थोड़ा मुझे 2-3 बातें आपसे समझनी है। देखो 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी, उससे आपको शिकायत है कि ये पार्टी कैसी खरीदारी कर रही है, कैसी खरीद फरोख्त कर रही है। अच्छी बात है, पर कांग्रेस तो 142 साल पुरानी पार्टी है। आप लोग बताते हो आजादी के संदर्भ में संघर्ष किया, ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी है। ये वीरेंद्र चौहान की पार्टी खरीद लेती है तो ठीक है, पर ये कांग्रेस के लोग बिकने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं? इस पर भी तो कुछ कहिए। या आपके लोगों को बिकने के लिए इतने लालायित क्यों हैं? इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? जब बाजार खुलेगा तो जी, घटिया लोग भी होते हैं जी, जो बिकने के लिए चले जाते हैं जी।
ठीक है ना। मैं जिन्होंने गद्दारी की है मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी। यहाँ पे करमवीर बोध जी हमारे एमपी साहब जीत गए, लेकिन कांग्रेस हार गई है जी। और किन वजह से, किन लोगों की वजह से। उनको शर्म आनी चाहिए कि हाथ के पंजे के निशान पे इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस के नाम के वोट लिए हैं, जिन लोगों ने वोट दिए उस जनता का अपमान किया है उन्होंने। अच्छा एक बार बताओ गोगी साहब, आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? भाई आप लाइन से देखो, सुभाष चंद्रा जी चुनाव जीते थे तब भी संख्या बल आपके पास था, पर चुनाव सुभाष जी जीते। वो पिछली बार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते थे और अब की बार भी बस किस्मत ही साथ दे गई आपकी, नहीं तो चुनाव तो आप हार ही गए थे। आप बोल ही रहे हो कांग्रेस तो हार गई, करमवीर बौद्ध भले ही जीत गए। आप नहीं मानते हो कि आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय रहते कदम नहीं उठाता है, इसलिए आपको ये दिन लगातार देखने पड़ते हैं? नेतृत्व तो कदम उठाता है, लेकिन कुछ लोगों को टेम्परेरी बेनिफिट के लिए जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं तो खुद आश्चर्य में हूं कि वो लोग भी में फिर कांग्रेस वाले भी कुछ उतर के, और बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस वाले चले गए हैं। नाश इनका भी होगा, जरूर नाश इनका भी होगा, गोगी जी का ये कहना है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। वीरेंद्र जी, खरीदारी हो इस पर लोगों को इतनी शिकायत नहीं होती, खरीदारी भाजपा पर हो इसके संदर्भ में लोगों को अचरज भी होता है और शिकायत भी होती है। और उसके लिए दलील ये दी जाती है, भाई नैतिकता के संदर्भ में सबसे ज्यादा बात तो यही लोग करते थे, सदाचार की बात यही लोग करते थे, देशभक्ति की बात यही लोग करते हैं, ईमानदारी के संदर्भ में बड़ी बातें यही करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बातें यही करते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा इसकी बात यही करते हैं। इसके बाद जब चुनाव आता है तब विधायक खरीद लेते हैं। क्या कहते हो वीरेंद्र चौहान जी? देश ना बिकने का वादा किया था, विधायक नहीं खरीदेंगे इसका वादा किया था। जब डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मेरी जगह जवाब देने लगेंगे तो फिर मेरे आने की आवश्यकता नहीं बचेगी। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति में कांग्रेस और उसके मित्र आज खड़े हुए हैं जी। चुनाव है, चुनाव में सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जाने का भी अधिकार है, और उस प्रक्रिया में कौन किस कारण गया जिसको मैं असर्टन नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। ऐसे में यह कह देना कि खरीदे गए या बेचे गए मुझे लगता है सटीक नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है, चुनाव था, चुनाव हुआ, चुनाव भारतीय संविधान और उसके नियम कायदे के दायरे में रहकर हुआ, प्रक्रियाओं का अनुपालन करके हुआ। उस सारी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान शमशेर सिंह गोगी जी, उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, खुद शमशेर सिंह गोगी जी उन विधायकों में शामिल, उस पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं। ये लोग मिल के पूरी ताकत लगा के अपने कुनबे को संभाल नहीं पाए और ठीकरा भाजपा के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। भाई साहब, आपने देखा है आपका हाल कितना खराब है। कुल मिलाकर देश भर में हरियाणा समेत आपके 20% से अधिक आपके चुने हुए, जिनको आपने टिकट दिया, आपकी पार्टी ने टिकट दिया, जो राहुल गांधी की पहरेदारी में यहां वहां होटलों में कैद भी रहे कई दिन तक, उन्होंने ना आपकी पार्टी को वोट दिया, ना आपकी पार्टी के नेताओं की लिहाज की। डॉक्टर साहब जी, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इनकी पार्टी के शिखरतम नेता, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, वो देखने के लिए बैठे हुए थे कौन किसको वोट दे रहा है। कांग्रेस के अपने विधायकों का न भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास, न राहुल गांधी पर विश्वास। वे या तो क्रॉस वोट कर रहे हैं या वोट की प्रक्रिया में कुछ उनसे ऊक चूक हो रही है या कर रहे हैं। यह दर्शाता इस बात को है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर इनके अपने लोगों का भरोसा नहीं रहा। साहब, अगर इनका भरोसा इनकी पार्टी के नेतृत्व पर नहीं रहा और इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, जैसा उनको ये गद्दार और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, तो फिर अपने भीतर का नहीं झांकते साहब, आने भीतर का भी जाते हैं। पर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये बताओ, मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की भाई, कमाल की बात की,
देखो अंतर कितना बड़ा था। 37 वोट थे कांग्रेस के पास। आपको अपने समर्थित निर्दलीय, तथाकथित निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए 9 वोट का मैनेजमेंट चाहिए था। आप मैनेज कर ले गए भाई, पर फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए। कितना नुकसान हुआ चौहान जी? हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हरियाणा का एक बार फिर नकाब हुआ कि उन पर उनके ही विधायकों को, उन पर उनके ही मित्रों को विश्वास नहीं है, और वो उनको पशुओं के बाड़े की तरह घेर कर रखने के बावजूद मतदान के समय पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा होने के लिए मना नहीं पाए। नहीं, वही तो मैं वीरेंद्र चौहान जी ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा जगाने के लिए, अपने नेतृत्व के खिलाफ जाने के लिए जो कुछ भी आपके प्रयास थे, वो प्रयास कुल मिला के कितना नुकसान का सबब बने? नानल साहब ज्यादा नुकसान में हैं, आप ज्यादा नुकसान में हैं, या दोनों ही नुकसान में हैं? क्योंकि अंतिम परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं आया। सारी कोशिश हो जाने के बाद इसको लेकर कितना खिन्नता है चौहान साहब? सरल रेखा में बात करते हैं। सरल रेखा में बात यह है, हमारे पास और कांग्रेस के पास एक एक प्रत्याशी को सहजता से जिता ले जाने की स्थिति थी जी। हमने अपने प्रत्याशी को न केवल जिताया पहली प्राथमिकता के मतों से, अपितु हमारा एक कार्यकर्ता जो निर्दलीय के रूप में मैदान में था, उसको हम जीत के करीब ले गए। वो जीत के करीब चला गया हरियाणा के विधायकों का विश्वास जीतते हुए। तो घाटा तो भाई साहब ये शमशेर सिंह गोगी जी को हुआ। ये जरा अपना घर जाके, और शमशेर सिंह गोगी जी मित्र है हमारे, हम एक ही विधानसभा में काम कर रहे हैं कई सालों से। शमशेर सिंह गोगी जी राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने से पहले, नैतिकता की बात करने से पहले गिरेबान में झांकना बेहतर होता है। अपना कुनबा ना संभालने की चिंता क्यों नहीं करते आप? अच्छा एक बार बताओ, आपसे भी तो अपना कुनबा नहीं संभला। आपके पदाधिकारी सतीश नांदल, ऐसा राज्यसभा में क्या था कि निर्दलीय उतर गए? ऐसा क्या लालच था? और या आपको ही अपने आदमी पर इतना क्या विश्वास था, अपनी व्यवस्था पे क्या विश्वास था कि आपने उन्हें भाजपा के दूसरे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं उतारा? थोड़ा चौहान साहब इसमें भी तो रोशनी दो ना। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल को मैदान में नहीं उतारा? अपने ही आदमी को निर्दलीय क्यों उतार दिए? सरल रेखा में बात करता हूं। चुनाव की रेखा सरल थी। दोनों दलों के पास एक एक प्रत्याशी को अपने दम पर जिता ले जाने की स्थिति थी। अगर दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारती तो शायद जटिल होता इतने वोटों तक जाना, स्वाभाविक रूप से विरोधियों को जुटा लेना। दूसरा प्रत्याशी तभी तो जीतता जब कांग्रेस के कुनबे से इनके नेतृत्व में अविश्वास रखने वाले लोग वो हमारी तरफ आते। एक संभावना इंडियन नेशनल लोकदल के भी दूसरे प्रत्याशी के पास जाने की थी। तो उन सारे समीकरणों में ये तो एक मुझे लगता है बेहतरीन गणना के साथ एक हमारा कार्यकर्ता वो निर्दलीय के रूप में आया, ताकि संभावना बने किसी के मन में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मतदान न करने की बात भी हो तो वो आज जी साहब निर्दलीय हैं और इनको जिता लिया जाए। और साहब देखिए, सच्चाई है कि वो जीत के करीब गए। देखो कितनी नैतिकता के संदर्भ में वीरेंद्र चौहान जी का आग्रह है कि भाई हो सकता है कि कांग्रेस के सम्मानीय विधायकों को भाजपा प्रत्याशी के साथ जाने में जमीर इजाजत न दे, इसलिए उनका लिहाज करते हुए, उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए अपने ही कार्यकर्ता को निर्दलीय उतार दिया कि भाई अपने जमीर में बहुत बोझ मत लो। मेरे साथ में डॉक्टर अनुज कुमार तरुण है, आपके साथ तो जो हुआ वो शायद ही किसी के साथ हो। गैर साथ आ गए, ओवैसी साथ आ गए, बहन मायावती भी साथ आ गए, पर अपने ही साथ छोड़ गए। कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 बोले हमें आना ही नहीं है वोट देने के लिए। क्या कहते हो तरुण जी, ये भी उनकी अंतरात्मा की आवाज थी या चौहान जी की पार्टी का प्रताप था? देखिए हिमांशु जी, बिहार में कुछ अलग तरह का खेल चल रहा है। हमारे विधायक टूट गए, इस बात को तो खैर हम लोग सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। जब इतना मजबूत चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो 20 साल गद्दी पे रहे, उनको दबाव बनाकर राज्यसभा भेजने का प्लान सफल हो जाता है, उसके बाद कहने के लिए क्या बचता है? देखिए कुल मिलाकर हमारी जो पार्टी, हमारी प्राथमिकता है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लेकिन आप बीजेपी का मूल्यांकन करिए, सिफारिश की बात नहीं है।
मूल्यांकन करिए। अब ये लोकतंत्र नहीं, मैनेजमेंट तंत्र चला रही है। आप इनका 2008 से देख लीजिए, 2008 से 19 में क्या, 8 और 19 में क्या क्या कर्नाटक में इन्होंने बताइए, इन्होंने कर्नाटक में क्या किया। 2020 में आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या किया, फिर महाराष्ट्र में क्या किया 22 में, उसके बाद 17 में देखिए, 17 में और 15 में गोवा में इन्होंने क्या किया। तो इनका पूरा एक तंत्र है, मैनेजमेंट तंत्र है। जहां जहां ये कमजोर पड़ते हैं, जहां जहां जनाधार ये ठीक से नहीं ला सकते, ये नेता खरीदने के चक्कर में रहते हैं। जो जीत के आया उस पर धावा बोलो, क्योंकि सत्ता का गुरूर है, सत्ता से धन बल सब कुछ है। ईडी सीबीआई तो है ही, ठीक है, मैं नहीं कहता। और ये बात बिल्कुल लाजमी है कि आप सवाल उठा सकते हैं कि आप अपने कुनबे को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। बेगुनाह लोगों को आप जेल में उठाकर बंद करेंगे तो सामने वाला तो डरेगा ना। केजरीवाल साहब, सोरेन साहब इसके उदाहरण है। बाद में कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ दिया उन्हें। तो कुछ लोग, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं जो सीना डट कर खड़े रहते हैं, वो झुकते नहीं, जेल जाना पसंद करते हैं साजिशों के सामने भी, लेकिन हर में हिम्मत नहीं होती। हमने कहा ना कि गला तो सबका सूखता है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर 3 कांग्रेस के विधायक और आरजेडी का एक विधायक वोट डालने नहीं आया तो वो दहशत के कारण नहीं आया, भाजपा ने दहशत में लाया, बाकी वो बिके नहीं, उनकी अंतरात्मा कहीं जागी वागी नहीं। लेकिन कांग्रेस का विधायक तो बोल रहा है आपका प्रत्याशी पसंद नहीं था। क्या बोल सकते हैं अपने डिफेंस में, क्या बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का बयान आया क्या? अगर इनकी आत्मा इतनी जाग गई थी, जब वे सेल्फ सोच रहे थे, तो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के टिकट पे क्यों लड़े? ये तो पार्टी साथ गद्दारी है ना, कि आपको पार्टी से अगर आप टिकट लेकर चुनाव लड़े हैं तो पार्टी लाइन पे रहेंगे, वोट देते समय आप अपनी आत्मा की बात सुनेंगे। ये बेकार की बातें हैं, ये उनका थोथला दलील है। दरअसल क्या है कि हमने पहले भी कहा कि धन बल का प्रयोग तो करते ही करते हैं। ईडी सीबीआई है जो अलग है। आप इनका इतिहास हमने बताया, तो चरित्र है बीजेपी, जहां ये सफलता हासिल नहीं करते वहां। अरे तो आप तो इतना समझाओ तरुण जी, बिहार में जो हुआ ये धनबल का कमाल है या बाहुबल का कमाल है? निकल कर सामने आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे सोशल मीडिया पर आप देख रहा है, कई लोग लिख कि 8 करोड़ में सौदा हुआ है, तो ऑब्वियस है जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा। ठीक है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें तो चल ही रही है। अरे आपका आकलन क्या है? ये धनबल का कमाल है या बाहुबल का कमाल है? आपको इसमें भी कोई दुविधा है? हमने बीजेपी का इतिहास बताया, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, बिहार में जो 20 साल से मुख्यमंत्री से उनको दबाव बनाकर जबरदस्ती राज्यसभा भेज दिए। ये इनका इतिहास है ना। अरे तो आपका इतिहास कौन सा अच्छा है भाई? आप बार बार बोल रहे हो इतिहास है इतिहास है। नीतीश कुमार को गाली देते हुए नहीं हगाते थे आप, पूरे समय मतलब गालियों से नहला देते थे। जब मौका आता है तो नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर चाचा भतीजा हो जाते हो। उस समय पर नहीं आता आपको नैतिकता का ध्यान? पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप, मतलब आपका आशय है कि अगर पैसे का लेन देन है तो गलत है, पद का लेन देन है कि तुम मुख्यमंत्री में उप मुख्यमंत्री, हमारे इतने मंत्री उनके इतने संतरी, इसमें गड़बड़ नहीं है, ये व्यवहारिकता है। हम पैसे की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम बोले पूरे सिस्टम को हाईजैक करने वाले लोग हैं ये। आपने देखा नहीं, ये हाईजैकर लोग हैं। कभी ईवीएम को हाईजैक करते हैं, कभी वोट चोरी करते हैं, कभी चुनाव आयोग को हाईजैक करते हैं, तो हाईजैकर लोग हैं ये। अब किस तरह से हाईजैक किए हमारे विधायक नहीं पहुंच पाए, धीरे धीरे सामने वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। तरुण जी का कहना हमारे विधायक नहीं पहुंच पाए। मुझे आना है डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ खरी खरी बात करने के लिए, पर उससे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, तो संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी चौहान साहब। बस इतनी सी बात है कि हमारे चाहे वो आरजेडी के मित्र हों चाहे कांग्रेस के मित्र हों, अपने भीतर झांकने के बजाय, आईने की तरफ निहारने के बजाय ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले मोड में हैं। अब भी ईमानदारी से ये देखने और मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आपका नेतृत्व निस्तेज हो गया है, आपके नेतृत्व पर आप ही के लोगों का भरोसा नहीं है, आप उनको अपने तेजस्विता से भी नहीं संभाल पा रहे और आप उनको बाड़े में बंद करके भी रोक नहीं पा रहे। अब इस असफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देकर क्या ये बच के निकल जाएंगे? आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को स्वीकार कर रहे हैं, आपका प्रताप, आपका पराक्रम। चौहान साहब थोड़ा समझिए गोगी साहब क्या बोल रहे हैं, वो अनुज जी क्या बोल रहे हैं।
पर आपने आईने और धूल की बात कही। मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो एक शेर है डॉक्टर राकेश पाठक, आपको याद होगा कि जीवन भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर दी और आईना साफ करता रहा। क्या कहते हैं विपक्षी दलों के संदर्भ में? आप मानते हैं कि सारी गलती भाजपा की है, सारा दोष भाजपा का है, विपक्ष की कोई गलती नहीं है, विपक्ष के संगठन में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल सिद्धांतों पर, नैतिकता पर और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है। और राहुल गांधी बोलते हैं कांग्रेस ही बब्बर शेर है। ये शेर कब सर्कस के अनुसार चलने को हो जाते हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? जो कुछ भी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में हुआ, आपको लगता है सारी गलती भाजपा की है? ये बेचारे तो मासूम लोग थे, क्या कहते हो? नहीं हिमांशु, मासूम तो कोई भी नहीं है। जो लोग सियासत में हैं वे मासूम तो हो ही नहीं सकते। सारी गलती भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं हो सकती। आपने चूंकि शेर से बात शुरू की थी तो मुझे भी इजाजत दीजिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। डॉक्टर चौहान और भारतीय जनता पार्टी इसी अदा से देश की राजनीति में खरीदार बनकर गुजर रहे हैं कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। लेकिन बिकने वाले क्यों तैयार बैठे हैं? ये जो सालाना हाट लगती है, विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले 5 साल की हाट, राज्यसभा चुनाव से पहले की हाट, इसमें बिकने वाले या झुक जाने वाले कैसे उपलब्ध हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें या तो दबा लेती है या खरीद लेती है? हम नहीं जानते। हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम एनआईए नहीं है, हम ईडी और सीबीआई नहीं है, हमें नहीं पता कितनी खरीद फरोख्त होती है। लेकिन जो कुछ होता है, जो सीधी खुली आंखों से दिखाई देता है, वो ये है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आदरणीय गोगी साहब की पार्टी, तरुण जी की पार्टी आरजेडी काफी पुरानी हो गई अब तो, आखिर इनके लोग क्यों कर सारे सिद्धांत उसूलों को बलाए ताक रखकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर साहब आगे की बात करें, लेकिन चूंकि इसमें दल बदल का मामला भी आ ही जाएगा जी। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दे दी है कि उसके 3 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। आप बार बार राजनीति में नैतिकता की बात कर रहे हैं। विद्वान साथी डॉक्टर चौहान बार बार राजनीति में नैतिकता का परचम फहरा रहे हैं। बची ही नहीं है। अगर बची होती तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, जिस तरह से दल बदल कराए जाते हैं, जिस तरह से सबसे भ्रष्टतम लोगों को बीजेपी चंद मिनट में अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। असम की बात जोड़ लेते प्रसंगवश, फिर इसी पर राज्यसभा पर। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ आदरणीय चौहान साहब ने बहुत ही बेहतरीन एक बुकलेट छापी थी जब वे कांग्रेस में थे। पूरी पत्रिका थी भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा। और अभी चंद घंटे पहले प्रद्युत बोरदोलोई कांग्रेस के सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2 अगस्त 2025 का असम बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं जी। जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। प्रद्युत बोरदोलोई असम के अब तक के सबसे भ्रष्ट चालाक पावर ब्रोकरों में से एक हैं। अपने कार्यकाल में राज्य को बेरहमी से लूटा। कोई हैरानी नहीं कि वह अब गुवाहाटी में अपने शीश महल में रहता है जो जनता के भरोसे और टैक्स पेयर के पैसे के खंडहरों पर बना है। और साफ कर दिया जाए, वो अकेला नहीं है, लुटेरों का एक पूरा गैंग है जो असम को अपनी जागीर समझता है। सम्माननीय मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा का वो ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा में दिया गया भाषण भी याद कर लीजिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहा था कपिल मिश्रा ने। आज भारतीय जनता पार्टी में तो नैतिकता की बात शोभा नहीं देती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से। लेकिन वापस लौटें, राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस की कुगत हुई है उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व भी जिम्मेदार है। सवाल यह है, अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कौन यहां पर इसका इंतजाम कर रहा है? वहां तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टूल डालकर बैठे हुए थे, लठ लेकर चौकीदारी करते हुए। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है गोगी साहब? 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 3 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी ने अभी से तीसरी सीट पर दावा ठोकने की तैयारी कर ली है।
कांग्रेस के पास 64 विधायक है हिमांशु मध्य प्रदेश में, जीतने के लिए 58 चाहिए। 8 विधायक कम नहीं होते, लेकिन अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें, गैर हाजिर रहें, किसी के पेट में दर्द होने लगे, किसी की ट्रेन छूट जाए, तो कांग्रेस पार्टी अभी से उसका इंतजाम क्यों नहीं कर रही? निश्चित तौर पर इस वक्त देश की राजनीति में जितनी सिद्धांतहीनता कांग्रेस के नेताओं में दिखाई देती है, यद्यपि बीजेपी से उनका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त करने चली थी। लोकसभा में बीजेपी के कितने प्रतिशत सांसद कांग्रेसी हैं, असम में कितने लोग कांग्रेसी हैं, भविष्य में कितने होंगे हम नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो जाता है? आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया राहुल गांधी के उस जुमले का कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ऐसा कैसा बब्बर शेर है? 15 साल असम में मंत्री रहा, 3 बार का विधायक, 2 बार का सांसद। 17 मार्च 2026 को कहता है कि मेरे डीएनए में कांग्रेस है। 18 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। कमाल का डीएनए भाई है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को, उसके आला कमान को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पर डॉक्टर राकेश, मेरे को आपसे एक और बात समझनी है। ये राज्यसभा चुनाव को इतना दलीय आधार पर देखने की कोशिश क्यों की जाती है? भाई यहां पर यह व्यवस्था तो बनी नहीं। अगर ऐसे ही था कि जनता से जितने वोट मिलते हैं उस अनुसार सीटें हों, तो आनुपातिक आधार पर सीटों पे लोग पहुंचा दिए जाते। भाई व्यवस्था यह बनी है चुनाव के संदर्भ में कि इसमें व्हिप लागू नहीं होता, अर्थात सम्मान्य विधायकों को अपने मन अनुसार, अच्छी भाषा में कहें तो अंतरात्मा की आवाज के अनुसार वोट देने की अनुमति है। और कांग्रेस के नेताजी लिखते रहे चिट्ठी सस्ता समाप्ति की। कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि विधानसभा का सदस्य राज्यसभा चुनाव में अगर पार्टी की लाइन के विपरीत वोट देता है तो उसकी सस्ता चली जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। क्या आप नहीं मानते कि राज्यसभा के संदर्भ में कंसेप्ट ही ये था, सोच ही ये थी कि ऐसे लोग राज्यसभा में आए जो सामान्य तौर पर चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं, और ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये अपने स्तर पर फैसला लें कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको राज्यसभा में होना चाहिए। आप नहीं मानते कि वक्त गुजरने के साथ में इसे दलों ने अपना अधिकार मान लिया, जो वस्तुतः चुने हुए जनप्रतिनिधियों का वस्तुतः आत्माधिकार था। इस पर आपकी कोई दृष्टि जाती है? यह था ही नहीं दल के आधार पर जीत हार का विषय। यह तो विधायकों को तय करना था कि भाई ये व्यक्ति है जिसकी प्रतिभा है, जिसकी देश निर्माण के संदर्भ में कोई भूमिका होनी चाहिए, और वो लोग संसद में पहुंचे। देखिए, मूलतः संविधान निर्माताओं ने, हिमांशु, जब राज्यसभा का विचार किया था, संविधान निर्माताओं की मंशा यही थी कि जो लोग सीधे सक्रिय राजनीति में नहीं है, जो जनता के वोटों से चुनकर नहीं पहुंच सकते, उन्हें उच्च सदन में पहुंचाया जाए। इसलिए इसको अपर हाउस भी कहा गया है, लोकसभा से ऊपर है। ये आप कुछ ब्रेकिंग भी बता रहे हैं, 4 बागी विधायकों के नाम पब्लिक कर दिए हैं बीके हरिप्रसाद ने। अगर आप इसे बताना चाहें तो चलिए, हमारे दर्शकों ने देख लिया होगा। तो मूल जो अवधारणा थी राज्यसभा की वो यही थी कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक लोग भी शासन की प्रक्रिया में, नीति निर्धारण में, देश के संचालन में शामिल हों, जिनमें पत्रकार, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, सब तरह के लोग हों, ताकि हमारा जो अपर हाउस है उसमें देश के उस हिस्से का भी प्रतिनिधित्व हो सके जो सड़कों पर उतरकर वोट नहीं मांग सकता, वे व्यक्ति जो जनता के वोटों से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लेकिन धीरे धीरे करके सभी राजनीतिक दलों ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक उपक्रम बना दिया। अब तो हालात यह है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ किस तरह राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, सभी पार्टियां पहुंचा रही हैं। आप पिछले 20-30 सालों का इतिहास देख लीजिए, जो कांग्रेस करती थी वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई साहब अभी कल रिटायर हो गए हिमांशु जी। 53% से भी कम मौजूदगी है उनकी जी। एक बिल पर उन्होंने अपनी बात रखी सिर्फ। तो क्या वाकई में राज्यसभा में उनकी उपयोगिता कोई साबित हुई? ऐसे बहुत लोग होंगे जी। खिलाड़ियों को भेजा जाता है, फिल्म स्टार जाते हैं, 6-6 साल रहकर चले आते हैं, बोलते भी नहीं है। तो उनका देश की राजनीतिक प्रक्रिया में, नीति निर्धारण में शून्य योगदान होता है। और अब जिस तरह से ये खरीद फरोख्त या सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव डालकर
विधायकों को वोट डालने से वंचित करना, उन्हें रोक देना या क्रॉस वोटिंग करा देना, ये असल मंशा पर कुठाराघात। असल मंशा पर कुठाराघात, ये डॉक्टर राकेश पाठक का कहना है। पर मैं एक बार फिर वापस डॉक्टर चौहान के पास आना चाहता हूं। चौहान साहब, कुछ लोग हैं जो आपकी कोशिशों पर भरोसा कर दिए, कुछ लोग हैं जिनकी आपकी नीतियां भाग गई, कुछ लोग हैं जिनके संदर्भ में मान लेते हैं कि उन्हें आपका नेता भाग गया, पर उस बहाने के चक्कर में उनका अपने दल से काम लग जा रहा है। वो वी.के. हरिप्रसाद जी प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मंशा के अनुरूप अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौहान साहब, आसरा मिलेगा आपसे? आप पर मोहित होकर वो अपने दल से बगावत कर बैठे, क्या उम्मीद करें आपसे? जिन भी कांग्रेस के विधायकों ने अपने दल की नीति और अपने दल के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जाकर काम किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ तो सोचकर विचार करके ऐसा किया होगा। अब आपको मेरे दल के किसी नेता ने नहीं कहा, दल के प्रवक्ता के नाते मैं भी नहीं कह रहा हूं कि हमने किसी को कोई आश्वासन दिया हो, कोई उनके साथ कोई करार अनुबंध किया हो, ऐसी तो कोई बात कहीं सार्वजनिक मंच पर है नहीं। इसलिए आपका प्रश्न वो बिल्कुल एकदम काल्पनिक सवाल है। हमारा एक काल्पनिक नहीं है, मतलब आप मेरी सराहना करने के स्थान पर मेरी बात को खारिज कर दे रहे चौहान साहब। मैं तो आपके पराक्रम पर, आपके पुरुषार्थ पर इतना जबरदस्त विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, और उसके साथ उन बेचारे लोग जो अपने ही दल में खारिज हो गए हैं, आज सार्वजनिक कर दिया। कांग्रेस में बगावत तो पहले भी हुई, पहले भी लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व की मंशा के विपरीत मताधिकार का इस्तेमाल किया, पर नाम सार्वजनिक नहीं हुआ। इस बार हो गया, तो आपकी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, कुछ तो उम्मीद जगाइए चौहान साहब। हम राजनीति में हैं, हम सत्ता की, हमारा एजेंडा भारत माता की जय है जी। हम वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हुए भारत माता की जय सुनिश्चित करने के लिए और भारत को गाली देने वालों को परास्त करने के लिए, सोरोस के सिक्कों पर पलने वालों को परास्त करने के लिए और हिंदू विरोधी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए हर संभव वो उपाय करेंगे जो भारत के संविधान के दायरे में है। हमारी नीति, हमारी सोच बिल्कुल साफ है। हम चुनावी राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए करते हैं साहब। हाँ, ये पहले से तय है कि संविधान को, नियमों को हम तोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ते भी नहीं हैं। अरे भाई, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास आऊं उससे पहले एक बार फिर आपसे पूछ ले रहा हूं। कुछ लोगों को अंदर उम्मीद है, आपने बताया कि सोरस के टुकड़ों पर पलने वाले लोगों को, हिंदू विरोधी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, तो ऐसे लोगों को जिन्होंने नकारते हुए आपके साथ उम्मीद जोड़ी, जिन्होंने इतना साहसिक फैसला लिया राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में, क्या उनके साहस को कोई संरक्षण आपसे मिलेगा? क्या उनको कोई सहारा मिलेगा? क्या उनको कोई दिलासा मिलेगी कि चूंकि आपका काम नहीं बना, भले तुम साथ आए लेकिन चुनाव तो हमारा व्यक्ति ना जीत पाया, इसलिए उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? बस चौहान साहब इतना ही तो पूछा। बहुत विनम्रता से एक वाक्य में कहूंगा जी, भारत का संविधान भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं को, विधायकों को कुछ नियमों के तहत दाएं बाएं जाने का, दल बदलने का अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अच्छे लोगों के लिए या सुधरने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताने वाले लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। व्यक्तिशः विचार करते हैं, परिस्थिति और समय के अनुसार विचार करते हैं। फिर कहूंगा, संविधान के दायरे में रहकर जो हमारे द्वार पर आएगा, हमारा नेतृत्व विचार इतना बता दो, चलो ज्यादा आपको पेचीदगी में नहीं डालता। जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उनके अच्छे होने का सर्टिफिकेट तो आप जारी करोगे क्या? अभी भी उन पे कोई संशय रहेगा? भाई इतना जानना है। भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र जारी करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अच्छे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अगर इनमें से कोई श्रेष्ठ सोच के लोग वो कभी किसी समय भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर दस्तक देंगे
हमारा नेतृत्व नियमानुसार विचार कर लेगा साहब। विचार कर लेगा। कुल मिलाकर चौहान साहब का कहना है, बहुत विनम्रता और मासूमियत के साथ है आज चौहान साहब। ज्यादा कुछ करना वरने का अभी उनका मन नहीं है। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं। उपाध्याय साहब, चुनाव हारते हैं और उसके बाद फजीयत होती है, ये तो हमने कई बार देखा, पर इस बार अजीब ही चीज देख रहे हैं। चुनाव तो आप जीत गए हरियाणा में राज्यसभा का, लेकिन इसके बावजूद भी जैसी फजीयत हो रही है ऐसी फजीयत हमने पहले नहीं देखी। क्या कहते हो आप? डॉक्टर साहब नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और पैनलिस्ट साथियों को भी। वीरेंद्र जी ने अभी बड़ी अच्छी बातें की हैं, सोरोस के गुट पर पलने वाले। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि उन्होंने जो है हरदीप पुरी के बेटी को इतना बड़ा इनाम देने का काम किया, प्रमाण पत्र देने का काम किया। मुझे लगता है इस पर जरूर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। साथ में हिंदू सांप्रदायिक विरोधी, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या कौन कर रहा है देश में और किस तरह देश को बांटने का काम कर रहा है सदा, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं बात, आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न आपका वाजिब है, जायज है। इस पर एकदम इस पर निसंकोच होकर के बात रखनी चाहिए। और एक जिम्मेवार प्रवक्ता के हैसियत से मैं बात रखना चाहूंगा कि हरियाणा में जितनी भी चालें चली भाजपा ने, पैसे की राजनीति, डर फैलाने की राजनीति, हमारे उम्मीदवारों को जो वोटर्स थे कुछ उनको बहलाने की राजनीति, पर वो चाल इनकी सफल नहीं हुई और अंततः हम जो है वहां जीत दर्ज किए। पर ये रणनीति और जो है इनकी पॉलिटिक्स जो है आज के डेट में, सबने देख लिया है कि कैसे पैसे की राजनीति करके और डर की राजनीति, ईडी सीबीआई की राजनीति करके कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने किसी न किसी रूप करने का काम किया। जो आज लीडर हैं लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, वो हमारे साथ हैं। कुछ लोग डर जाते हैं। अब परिस्थिति डॉक्टर जो पता है इतना सरल मामला नहीं। आपने कहा कि आज देख लिया, नहीं, आज नहीं देखा, हम तो कई साल पहले देख लिए। जब आर के आनंद जो है बहुमत होते हुए भी हार गए और सुभाष चंद्रा जीत गए, तब भी हमने देख लिया। वो आपके पार्टी के बड़े सम्मानित नेता है, नाम उनका अजय माकन, आप भूले तो नहीं होंगे। वो भी हार गए और कार्तिकेय शर्मा जीत गए, तब भी हमने देख लिया। पर फिर भी हमने आपके यहां कुछ देखा नहीं कि आपने कुछ किया, ऐसा हमने देखा नहीं। क्या आप मानते हैं कि ये दिन आपको इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि उस समय पर आपने कुछ दिखाया नहीं, उस समय आपने कोई दम दिखाया नहीं, इसलिए इस समय पर आप इतने बेदम दिखाई दे रहे हैं। इस चुनाव जीतने के बावजूद भी जश्न नहीं मना पा रहे। इस समय कपड़े आपके विरोधी नहीं फाड़ रहे हैं, आपके अपने नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए भाजपा के नेता कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा दिए थे, इसलिए आपका सिर धड़ से अलग हो गया, कुछ कहेंगे? साहब ऐसा नहीं है, आपका आकलन है, आपकी अपनी पत्रकारिता की एक सोच है और आप एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते आपका प्रश्न करने का अपना एक अंदाज है। पर आपने सुना होगा और आपने आप एनालिसिस करेंगे तो उचित समय पर कांग्रेस नेतृत्व कार्रवाई करती है। समय का थोड़ा सा लगता है, हो सकता है आपकी नजर में हो कि थोड़ा डिले हो रहा है। नहीं, वो जो पता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बताइए कि सुभाष चंद्र वाला जब मसला हुआ था तो उस समय पर किसके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई की? उनका तो कार्यकाल भी खत्म हो गया, मेरे ख्याल से इतना समय पर्याप्त होता है। नहीं, और कार्तिकेय शर्मा जी के भी 2 साल ही बचे हैं, अजय माकन जी को हारे हुए भी 4 साल हो गए हैं। तो थोड़ा आप बताओ और कितना समय चाहिए आपको इसके संदर्भ में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए? चौहान साहब का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। जो डॉक्टर साहब जिसने धोखा दिया वो पार्टी में हाशिए पर गया और अंततः पछता करके जब उसे कुछ यहां नहीं दिखा तो वो फिर भाजपा के गोद में चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग रणनीति अपने हिसाब से अपनाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको नहीं, ठीक है अजय उपाध्याय, थोड़ा बताओ हमें, ज्ञानवर्धन करो हमें। अभी तक पता नहीं चला वो सुभाष चंद्रा जी के संदर्भ में किसने ऐसा किया था और वो किस हालत में है, और कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के संदर्भ में किसने किया था, वो किस हालत में? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आपने देखा कार्तिकेय शर्मा वाले केस में भी जो नायिका थी वहां की, किरण चौधरी, नाम नहीं ले रहा हूं मैं आपको जी,
पार्टी ने हमने स्पेस नहीं दिया उन्हें। अंततः वो ठीक है, जिसका समर्थन कर रही थी उनके साथ चली गई जी। परिस्थिति जो भी है, भाजपा फिलहाल थोड़ी दिन के लिए जरूर उनको अपना बेटी बनाने का या बहू बनाने का प्रयास किया है। आने वाले समय में आप देखिएगा क्या असर होगा। और सच्चाई ये भी है कि ऐसे लोग जो दगाबाज होते हैं उनसे पार्टी समय पर सतर्क हो जाती है। हम ठीक है कि हम उस तरह नहीं कार्रवाई करते कि आपको इमीडिएट जो है हम हटा दें, ये कर दें, लेकिन उन पर एक बात लिस्ट बनी रहे और उसको ध्यान में हम लोग रखें। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं कि किरण चौधरी वो नाम था जिन्होंने ऐसा किया। आज आप बोले जरूर, पर ऐसा कभी कांग्रेस का वक्तव्य नहीं आया। सुभाष चंद्रा के विषय में तो आप अभी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन अभी जो मसला हुआ ना, इसमें आपके सम्मानीय प्रभारी महासचिव नाम बता रहे हैं। वो 2 मेवात इलाके से आने वाले लोगों के नाम बता रहे हैं, 2 वो शैलबाला चौधरी वो किसका नाम बता रहे हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जब आपको नाम सार्वजनिक करना पड़ रहा है? थोड़ा इस पे भी बताएंगे अजय उपाध्याय। उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी पार्टी की है। पार्टी हमारी लोकतांत्रिक तरीके से उन नियमबद्ध तरीके से काम करती है। शीघ्र उन पर कार्रवाई होगी और शायद मुझे आशा है जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन आप पुनः एक डिबेट करेंगे। नहीं, जो पता है, मेरा सवाल ये नहीं था कार्रवाई क्या होगी। मैं जानना ये चाहता हूं कि कार्तिकेय शर्मा के संदर्भ में आपने कभी नाम सार्वजनिक नहीं किया कि किसने वोट नहीं दिया। कोई वोट तो आपके व्यक्ति को दिखा के दिया जाता है। सुभाष चंद्रा जी के संदर्भ में तो अलग ही खेल हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार आपने कभी नहीं बताया। इस बार ऐसी क्या नौबत आई जब आप हारते थे तो नहीं बताते थे, इस बार तो जीत गए और आए पर बता रहा हूं इन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया। डॉक्टर साहब, यदि कोई ह्यूमन एरर हुआ तो वो भी पार्टी ने देखा और किसी ने जान के गलती की तो उसको सजा भी हुई है। आज वो हमारे पार्टी में नहीं है और उनको कोई भी महत्वपूर्ण जगह हम लोगों ने समय पर नहीं दिया। अंततः उनको पार्टी छोड़कर भागना पड़ा, उस लेवल पर लाया था। इस बार कार्रवाई की भी परिस्थिति होगी जो ऐसा किया है, चाहे वो उड़ीसा में किया हो, चाहे वो बिहार में किया हो या हरियाणा में किया हो। अच्छा, आप 4 नाम तो बता दिए कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। जिन्होंने अपने वोट कैंसिल करा उनके नाम बताने में क्यों कांप गए? देखिए, कई कह तो रहा हूं कि यदि कोई ह्यूमन एरर हुआ है तो उस पर अलग बात है, पार्टी इसको भी ध्यान रखती है। अब जैसे बिहार को संदर्भ में आप ले लें जी भाई, रोज ट्रेनिंग चल रही थी सब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में। फिर नीतीश कुमार को 44 वोट कैसे मिल गए, नवीन नितिन को 42 कैसे मिल गए, उनके 2 बाकी जो कैंडिडेट थे उनको 30 पर क्यों आ गया फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये गलती उन लोगों की तरफ से भी होती है, कई बार टेक्निकल गलती भी होती है, मुझे ये लगता है। तो उन परिस्थितियों पर हम विचार करते हैं कि सच में टेक्निकल ह्यूमन एरर है या इंटेंशनली कोई किया है, या इंटेंशनली है, इनका कहना है। चौहान साहब कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? जी चौहान साहब। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग देश में लोकतंत्र पर संकट बता रहे हैं, जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि देश के संविधान पर संकट है, जो लोग ये कह रहे हैं कि देश पर ही खतरा मंडरा रहा है, साहब हमें सत्ता सौंप दीजिए, हमें देश की कमान सौंप दीजिए, उनकी हालत ये है। चुनाव ने एक बार फिर से ये देश के सामने लाकर ये देश के सामने उनको बेनकाब खड़ा कर दिया करके कि भाई साहब जो देश की कमान मांग रहे हैं वो अपने मकान में बैठे हुए चंद चेहरों का विश्वास बरकरार रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, उसकी नीतियां, उसके नेतृत्व की क्षमताएं एक बार फिर से बेनकाब हो गई हैं। अक्षम है कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व अपने कुनबे को संभालने के लिए। वीरेंद्र चौहान जी की इतनी भावनात्मक दलील है, ये दलील से अनुज जी आप कितना रोने का मन कर रहा है आपका, कि आप लोग कितने लाचार निरीह स्थिति में आ चुके हैं? देखिए हिमांशु जी, हमने पहले ही इनका इतिहास बता दिया है, ठीक है ना। तो हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वोट और लोकतंत्र के सौदागर है ये, इनका इतिहास बताता है। मैं मानता हूं कि हम लोगों में कुछ कमी है। और राकेश जी की बात अभी मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि राज्यसभा भेजने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से हमारा लोकतंत्र भटक गया है। उसमें हम आप सब शामिल हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे उम्मीदवार को उतार रहे हैं और जो इनको वोट देने वाले हैं वो कैसे लोग हैं। निदा फाजली की पंक्ति है, हर आदमी में होता है 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना।
तो हमें भी, अगर पार्टी के शीर्ष कहते हैं कि हमारे लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, तो हमें भी देखना पड़ेगा, उसके हर एक चेहरे को देखना पड़ेगा, उसके पहलू को देखना पड़ेगा, जिसे हम पार्टी में ला रहे हैं, जिसको टिकट दे रहे हैं, जीत करा रहे हैं, वो लास्ट में क्या करेगा। तो नीरव भाजी की पंक्ति बहुत अच्छी है, ये हर आदमी में होता है 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार है। शायद अगर ऋण के साथ हमारे लोग होते तो ये सवाल नहीं होता। इसी को मैं स्वीकार करता हूं कि खरीदार तो घूम ही रहे हैं, लेकिन हम वस्तु बने क्यों, हमारा जमीन डगमगाया क्यों, ये तो सवाल है, केंद्र में सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोकतंत्र को बाजार बनाया किसने और क्यों बनाया जा रहा है। और यहां दर्शन की बातें कर रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। क्या लोकतंत्र को बाजार बना देना लोकतंत्र का हिस्सा है? सोचिए, ये गंभीर बात मैं कर रहा हूं कि चाहे अपने मूल्यांकन करिए, आपका इतिहास रहा है, मैंने पहले भी कहा, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। अरे एक बात बताओ अनुज जी, जो इतनी अच्छी बात आप कर रहे हो, सुन के मतलब मन भरा रहा है, कितनी अच्छी बात आप कर रहे हो, पर ये सारे सिद्धांत आपको राज्यसभा में ही याद आते हैं। कि जब आप विधानसभा और लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी चुनते हो आरजेडी से, तो ऐसा लगता है कि थाने से जो है हिस्ट्री शीटर की लिस्ट निकाले हो, और कौन कितना बड़ा अपराधी है उसकी उम्मीदवार होने की एलिजिबिलिटी उतनी ज्यादा है। क्या कहते हो आप? ऐसा कोई है नहीं अपराधी बिहार की सियासत का जिसको आपने अपना उम्मीदवार बना के मैदान में उतारा ना हो। उस समय आपकी ये तमाम दलीलें, ये नैतिकताएं कहां चली जाती हैं भाई? नहीं, की बात करेंगे, आपराधिक चेहरे की बात करेंगे, आप डेटा निकाल के देख लीजिए किसके पार्टी में कितने बड़े अपराधी। बीजेपी के अंदर देखिए कितने अपराधी लोग चुनाव लड़े हैं, उनका हिस्ट्री का क्या रहा है। हमें तो, हम पर तो इल्जाम ही लगाते हैं, नैरेटिव सेट करते आ रहे हैं, जंगल राज जंगल राज, जबकि अभी बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति क्या है अनुज जी कह रहे हैं। मुझे आखिरी दौर की बातचीत के लिए डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना है, पर उससे पहले डॉक्टर अजोपाध्याय एक सवाल आपसे करना शेष रह गया, उसे कर लेता हूं। 37 में जो फजियत हुई वो तो देखी, पर अभी अगली आफत शेष है। वो डॉक्टर राकेश पाठक जी बता रहे थे मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। यहां तो चलो फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जो डंडा और स्टूल लगाकर बैठे हुए थे, जितना भी संभाल पाए। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी और दिग्विजय से तो डंडे आप छीन ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में कैसे संभालेंगे? भाजपा तीसरा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। देखिए, आगे आने वाले समय में जो परिस्थिति बनेगी मध्य प्रदेश या राजस्थान में, हम जरूर उस पर उसी हिसाब से आकलन करेंगे। सच ये है कि अभी जो एक बात अभी आपने कही है, अनुज जी ने भी उसका प्रतिकार किया। वीरेंद्र जी चौहान जी जब सीना ठोक रहे थे, अरे भाई पूरी तरह से डकैती करने का आप प्रयास है, उसके बाद लोकतंत्र की, पूरे लोकतंत्र को चोरी का एक तरह से बाजार बना दिया है, और लगातार कभी विधायक चोरी, कभी सांसद चोरी, यही है, कभी सरकार चोरी। ये एक बात बताओ, आप अजय पहले तय तो करो ना, चौहान साहब हैं क्या, डकैत हैं या साहूकार हैं? आप दोनों बात बता देते हो, कैसे बात बनेगी भाई? बात यह है कि देखिए, पिछले 10, 11, 12 वर्षों की राजनीतिक सुचिता को देखिए और संस्कृति को देखिए, तो समझ में हम सबको आ रही है, आपको भी आ रही होगी। आप एक अच्छे पत्रकार 20। अरे मैंने इतना सीधा सवाल किया भाई, डकैत हैं या साहूकार हैं, खरीदते हैं या छीनते हैं? भाई पहले तय तो कर लो, आप दोनों बात बता देते हो। चोरी करते हैं, समय समय पर डकैती भी करते हैं, और खरीद बिक्री का तो इन्होंने बाजार बना दिया है लोकतंत्र को, और उसके बाद ज्ञान देते हैं कि ये बुरा लगता है। ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं कि हमारे कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग, हम शायद सही समय पर उनको आकलित नहीं कर पाए, वो हमारे पार्टी में आकर चुनाव जीत गए। पर इनको जरा देखिए ना कि यहाँ ये ज्ञान कर रहे हैं, लोकतंत्र का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भाई आपके यहां से हमने चोरी कर ली। अरे चोरी करके भी सीना चोरी करेगा कोई? चोरी करके भी सीना चोरी करेगा? जी चौहान साहब, बस इतना सा कहना है कि जो चारा चोरों के साथी हैं, जो जिनके घर में खुद के संविधान और प्रजातंत्र नहीं है संगठन में, वो हमको लोकतंत्र की, नैतिकता की बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है डॉक्टर चौहान साहब, ये जो आपने बोला ना कि चारा चोरों के साथी हैं, तो जो आपके बहुत साथी हैं ना, नीतीश कुमार, वो भी उनके साथी होने को तैयार रहते हैं, जब मौका मिलता है साथी हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है क्या है? पहले आज जब आप ये सारी बातें बोलते थे ना, बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि आपके आचरण में हमें वो साफ सुथरापन दिखता था, वो अटल जी आडवाणी के दौर में। अभी जब आप ये बात बोलते हो ना,
तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी को बताया, 70,000 करोड़ का घोटाला बताया, फिर उसी अजीत पवार को लेकर सत्ता में आया, वो हमने देखा। फिर वो परिवारवाद बताया, फिर जैसे अजीत पवार की तो अभी राख भी ठंडी नहीं हुई, उससे पहले आपने सुनेत्रा पवार को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया। बड़ी दिक्कत रहती है आपके साथ में, तो आजकल बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप ऐसी बातें बोलते हो। लेकिन मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना चाहता हूं और केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष संभल पाएगा? जो झटके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, क्या उन झटकों को सहने का मादा इस विपक्ष में है? क्योंकि भाजपा ने झटका दिया कांग्रेस में, सीट बच गई, पर इसके बावजूद भी पूरी इमारत हिली हुई दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर हिमांशु, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अनुज कि खुद को संभालें, अपनी इमारत को दुरुस्त करें, चाक चौबंद करें। विपक्ष ऐसा नहीं करेगा, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नजीर पेश नहीं होगी। स्वस्थ विपक्ष भी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। 3 छोटे बिंदु अपनी बात में जोड़ना चाहता हूं, फिर बात खत्म करूंगा। नंबर 1, आपने डॉक्टर अनुज से आरजेडी के अपराधियों की बात कही, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते। आज की तारीख में भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले आरोपी चाल, चेहरा और चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी के हैं। एडीआर की रिपोर्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद में इस वक्त 240 सांसद हैं बीजेपी के, उनमें से 63 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, छीना झपटी, तमाम सारे मुकदमे हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे बीजेपी के सांसदों और देश भर में विधायकों के खिलाफ है। एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। डॉक्टर चौहान ने संगठन में आंतरिक अनुशासन और आंतरिक लोकतंत्र की बात कही। भारतीय जनता पार्टी में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, भारी टक्कर हुई थी नितिन नवीन के सामने, कड़ी मुकाबले में करोड़ों लोगों ने मतदान किया। उसके बाद भारी वोटों से नितिन नवीन चुनाव जीते थे। पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, बाकायदा उसके लिए निर्वाचन अधिकारी था। तीसरी और अंतिम बात, डॉक्टर चौहान ने कहा कि कांग्रेस बहुत लाचार है, विपक्ष पूरा बहुत लाचार है। मुझे लगता है आज की तारीख में इस देश में सबसे ज्यादा, हाँ आपराधिक मामले में एक बात और रह गई, क्षमा कीजिए, इस पर आऊंगा लाचारी पर। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतनी लंबी फहरिस्त है मुकदमों की, 1 मिनट लगेगा। डॉक्टर चौहान क्लिक कीजिए गूगल पर, आप चारों साथी देख लीजिए कितने मुकदमे दर्ज थे, खुद हटा लिए। ये भी अपने आप में एक नजीर है। लाचारी की बात करें तो सचमुच मुझे चिंता होती है, एक आम भारतीय होने के नाते, भारत का मतदाता होने के नाते, कि सबसे ज्यादा लाचार अगर कोई है तो इस वक्त इस देश का प्रधानमंत्री है। वो इतना लाचार है, इतना विवश है, इतना डरा हुआ है कि अपनी संसद में नहीं आ पाता डर के मारे। लोकसभा अध्यक्ष खुद आसंदी पर बैठकर बताता है कि मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मत आइए, महिलाएं काट लेंगी दांत से। और डर के मारे प्रधानमंत्री जी अपने बंकर में जाकर छुप जाते हैं। और इतने लाचार हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह रोज अपमानित कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी गति के साथ डेली अपमानित करता है। हमारे प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाए रहते हैं। लाचार कौन हो सकता है? उनसे ज्यादा लाचार कौन हो सकता है? ये डॉक्टर राकेश पाठक का कहना है। आखिरी हस्तक्षेप, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है ना वीरेंद्र चौहान, उनकी बात किए बगैर कार्यक्रम खत्म करना ठीक नहीं। तो चौहान साहब, आखिरी बात आपकी ओर से। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दोनों के दोनों लोकप्रिय नेता हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस के दुष्टों को, कांग्रेस के प्रजातांत्रिक शैतानों को परास्त करके सत्ता के सूत्रों को संभाले हुए हैं। देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और देश के बहुमत का उनको साथ है। देखो कितनी अजीब सी बात है ना चौहान साहब, अपन एक लोकतांत्रिक देश में हैं और विरोधियों को शैतान करार दे रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं देश को? राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लोकसभा में अगर आपकी 240 सीटें आई हैं तो इस देश ने 99 सीटें कांग्रेस को भी दी। अगर राहुल गांधी 2 जगह से सांसद का चुनाव जीते तो क्या कहने का आशय है? रायबरेली और वायनाड की पसंद शैतान है। इस देश की लोकतांत्रिक आधार भूमि इस प्रकार की रही कि जो चुनाव नहीं जीतते ने उन्हें भी सम्मान दिया। अगर
BR अम्बेडकर चुनाव लगातार हारे, तो इसके बावजूद भी ये देश उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों की चुनावी हार ने उनको जननायक की छवि से इंकार नहीं कर दिया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह, पर उसके तहत विरोधियों को शैतान करार देना, शायद इस पर आपको विचार करना चाहिए, आपका मन हो तो। महत्वपूर्ण बात अभी तो विचार करने की विरोधी दलों के संदर्भ में है। सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में दोषारोपण करने से आपकी कमियां छुप नहीं जाएंगी। भाजपा ने वोट खरीदे नहीं खरीदी, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के विधायक बिकने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं, और जब वो बिकने के लिए आतुर रहते हैं और बिक जाते हैं तो ये दल उन पर कार्रवाई करने के संदर्भ में कांपते क्यों रहते हैं। अगर अतीत में इन दलों ने सख्त कार्रवाई की होती तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। क्या ये विपक्षी दल जो शुचिता की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, दमदारी की बात करते हैं, अपने दलों के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के संदर्भ में कुछ दमखम दिखाएंगे, या सारा दम केवल भाजपा की आलोचना में दिखाएंगे? ये सवाल महत्वपूर्ण है, समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, सादर।